कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अब तक देख लिया कि हमने जो है सेकंड पेपर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो हमारा सेकंड पेपर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पेपर को हमने जब कंप्लीट कर लिया तो मैंने उसी क्लास में अनाउंस कर दिया था कि अगली क्लास आपकी क्या होने वाली है। तो आज जो है आपका एमए, ठीक है, एमए आपका प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, एमए प्रथम सेमेस्टर, ये आप लिखा भी गया है यहाँ, ठीक है। ये पहली क्लास होगी और पहला पेपर होगा जो कि आपका हिस्टोरियोग्राफी करके है, ठीक है। यानी कि हम पहली क्लास में जो है आज हिस्टोरियोग्राफी यानी पहला पेपर देखने वाले हैं। और किस विषय का देखने वाले हैं? तो इतिहास विषय का देखने वाले हैं। और ये में जो है आपका फर्स्ट ईयर हम लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उस पर आधारित है, ठीक है। बाकी ये जो एक आदमी दिख रहा है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए ये मैं हूं, मेरे बारे में मैं खुद ही क्या बताऊं, आप सभी दूसरों को बताइएगा। यह क्लास जो है आप इसको कंपटीशन के लिए तो ना ही यूज करिएगा, ठीक है। इसमें इस क्लास में आपको देखिए समय कम है और मैटर उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ना तो आपकी जो ये पीली पन्ने वाली सीरीज वगैरह आती है ये भी नहीं आई है इसके इतिहास में, ठीक है, छप ही नहीं पा रही है, मैटर मिल ही नहीं रहा है, बनाएंगे कहाँ से। तो जब मिल ही नहीं पा रही है बच्चे, ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ आपको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। जितना पढ़ाऊंगा उससे आप जो है पेपर में लिखने लायक जो है कर ले जाओगे, ठीक है। यानी कि इतनी आपकी समझ बिल्डअप हो जाएगी, आपका इतना एक्सपीरियंस बन जाएगा कि अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी प्रकार से आ जाता है, तो आप उसको लिख लोगे, ठीक है। बाकी देखिए इसमें बहुत सारा पेज लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पेज है, लेकिन मैं उसमें से कुछ चीजें बता दूंगा और कुछ की रणनीतियां बता दूंगा। उसके अलावा, ठीक है, अगर जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आगे की स्लाइड में लगा होगा, तो वहां हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। आप इस पर जो है आप ऐसे करके लिख दीजिएगा एमए फर्स्ट ईयर और पहला पेपर और विषय लिख दीजिएगा। इतना लिख के जब आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो इधर से जो भी पीडीएफ वगैरह मटेरियल है आपको दे दिया जाएगा और आप उससे अपना काम चला लेंगे, ठीक है। यानी कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहां आपको इसकी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ इसमें बहुत सारा मटेरियल लगाया गया है, लेकिन आज की चर्चा में जो है काफी चीजों को मैं स्किप करूंगा और आपको एक बेहतर उत्तर लिखने की भी कला और विधि बताता चलूंगा, क्योंकि यह जो है काफी डिफिकल्ट टाइप का, यानी कि जब किसी चीज का हमें मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता तो हमें लगता है ये चीज काफी कठिन है, तो कठिन ना समझिए। तो देखिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ये देखिए आपका इसका सिलेबस है, ठीक है। इनमें जो आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है इसका ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम, ये आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस। जब ये पाठ्यक्रम है तो इसमें देखो दिया है इतिहास क्या है, इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र का है, इतिहास एक विज्ञान है कि कला है। उसके बाद देखिए इतिहास का महत्व तथा अन्य विषयों से संबंध पूछ रहा है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पूछ रहा है, ऐतिहासिक पूर्वाग्रह पूछ रहा है, ऐतिहासिक साक्ष्य और इतिहास में कार्य कारण संबंध पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण अथवा उपागम,
जैसे उसमें साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और साबर्टनवादी। ठीक है। फिर यहाँ दे रहा है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, जो कि समकालीन और आधुनिक कह रहा है। उसके बाद आधुनिक इतिहास के स्रोत आपसे पूछ रहा है, वो में आधिकारिक पूछ रहा है, अनाधिकारिक पूछ रहा है और अभिलेखीय स्रोत पूछ रहा है। मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, इब्न बतूता, आरसी मजूमदार, तारा चंद्र। मैं सारा का सारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 क्लास लूंगा, उसी 2 क्लास में जो भी हो जाएगा कोशिश करूंगा कि इसी 2 क्लास में आपको इतनी जानकारी दे दूंगा, ठीक है, इतना अच्छे से समझा दूंगा, इतने अच्छे से बता दूंगा कि एग्जामिनर कौनो भी क्वेश्चन कत्तो से पूछे आप आराम से कर ले जाओ, लिख ले जाओ और एग्जामिनर को चकमा देकर उससे अंक भी निकलवा लो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आप सबको क्या करना है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, मैं सारा कुछ तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चीजें किस तरीके से करना है वह चीजें बता दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आपको, ठीक है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री या जो भी इतिहास से संबंधित जो भी आपके विषय से पीडीएफ चाहिए, वही यहाँ आपको हाय लिख के या कुछ भी लिख के बोल देना है कि ये पीडीएफ हमको चाहिए, दे दीजिए। ठीक है। तो यहाँ मैं शेयर कर दूंगा आपको, और जब शेयर कर दूंगा तो आप चीजों को देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से। ठीक है। बाकी तो मैं लिखना कैसे है और सब चीजें कैसे करना है सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपना सिलेबस हो गया। देखिए आज की क्लास में जो है, आज की क्लास जो है आपकी 1 डेढ़ 2 घंटे तक जा सकती है या उससे कम भी हो सकती है। ठीक है। तो आज की जो चर्चा होगी यानी कि आज की जो क्लास होगी उसमें आपका लगभग यहां तक का जो विषय है, यहां तक का, ठीक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक का जो है ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद ही जो आधुनिक इतिहास के स्रोत हैं इसको बता दिया जाएगा। अब बच रहा है आपका इसमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। तो देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो इतिहास के स्रोत जो हैं वह पुरातात्विक स्रोत होते हैं और अभिलेखीय यानी कि साहित्यिक स्रोत वगैरह होते हैं। तो उसी को फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यानी साहित्यिक स्रोत में हम लोग जैसे विदेशी साहित्य देखेंगे, फिर भारतीय साहित्य देखेंगे यानी देशी साहित्य देखेंगे। इस तरीके से हम साहित्य को भी कईयों भागों में बांटते हैं। उसके बाद जो हमारा पूरा तात्विक स्रोत है उसके अंतर्गत भी हम कई चीज में जैसे अभिलेख वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो खुदाई करके निकाले जाते हैं उस तरीके के जो आइटम होते हैं वह हमें पूरा तात्विक इतिहास के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। एक तो आपका हो गया साहित्यिक इतिहास, ठीक है, साहित्यिक, एक साहित्यिक इतिहास हो गया और दूसरा आपका पूरा तात्विक इतिहास हो गया। ठीक है। पूरा तात्विक इतिहास, साहित्यिक इतिहास और पुरातात्विक। साहित्यिक में भी फिर हम इसको कई भागों में बांटेंगे। ठीक है। आगे हो सकता है मैं इसी क्लास में आपको बता दूं, लेकिन मैं एक ओवरऑल व्यू आपको दे दे रहा हूं। ठीक है। जैसे आपने साहित्यिक इतिहास, अब मध्यकालीन इतिहास आपसे लिखवाएगा। ठीक है। मध्यकालीन आपसे स्रोत पूछ रहा है, तो समकालीन और आधुनिक स्रोत। तो देखो साहित्यिक स्रोत में आप क्या करिएगा कि आप वहां सिक्का वगैरह भी, सिक्का लेकिन आप पूरा तात्विक में बताइएगा। ठीक है। यहाँ साहित्यिक स्रोत में जितने भी मैंने आपको किताबें पढ़ाई थी, ठीक है, मध्यकालीन संबंधी से, मध्यकालीन से संबंधित, जैसे उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको इब्न बतूता, अलबरूनी वगैरह की किताबों के बारे में, बर्नी वगैरह की किताबों के बारे में मैंने आपसे बताया है। तो साहित्यिक स्रोत का हेडिंग डालिएगा और उसमें इन सारी पुस्तकों को लिख डालिएगा और उसके जो लेखक हैं उसको लिख डालिएगा और उसमें क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे चीजें बताई गई हैं, उन सब के बारे में आप इसको लिख डालिएगा। पूरा तात्विक स्रोत में मैंने आपको सिक्का बताया था, तो सिक्का वाला पॉइंट जितना भी मैंने इधर आक्रमण जो हाँ मुस्लिम
इस्लाम का जो उदय हो रहा है और मुस्लिम आक्रांता आ रहे हैं, यहां से लेकर मैंने खिलजियों तक का आपको सिक्का वगैरह बता दिया है। तो उन सभी सिक्कों को जब आप लिख देते हो और साहित्यिक स्रोत को यानी किताबों को लिख देते हो, उनके लेखक को लिख देते हो, और ये सिक्का जब आप लिखिएगा तो वहां किसने किसने चलाया, और साहित्यिक स्रोत जब आप लिखिएगा तो उसमें आप चीजों को बताइएगा। यहां मैं एक पेज लेके आपको समझा ही दे रहा हूं, ठीक है। मध्यकालीन आपका मध्यकालीन स्रोत, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए स्रोत के प्रकार को, ठीक है। स्रोत के प्रकार, एक तो आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा हो जाएगा आपका पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, एक आपका साहित्यिक स्रोत हो रहा है और दूसरा आपका जो है पुरातात्विक स्रोत हो रहा है। साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखिए देसी साहित्य पढ़ेंगे, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। फिर उसके बाद पुरातात्विक में हम लोग सिक्का पढ़ लेंगे, सिक्का, अभिलेख, मुहर, मृदभांड, मुहर हो गया, मृदभांड हो गया, ठीक है। मुहर, मृदभांड, बहुत सारा आइटम है। तो इसको आप इस तरीके से, जैसे साहित्य वाला कुछ पूछे तो आप उसमें लगाइए कि जो स्रोत हैं, ठीक है, स्रोत, यहां आप मध्यकालीन अभी कुछ देर के लिए कट कर दीजिए, ठीक है। स्रोत, देखिए स्रोत के जो प्रकार हैं, स्रोत के प्रकार इस प्रकार से हैं। साहित्यिक स्रोत हो जाएगा और पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत में देसी स्रोत हो जाएगा, फिर उसके बाद विदेशी साहित्य हो जाएगा, और पुरातात्विक में आपको सिक्का, अभिलेख, मुहर, मृदभांड, बर्तन वगैरह इस तरीके के आइटम आपको इसमें देखना होगा। देखिए साहित्यिक स्रोत में जो देसी साहित्य है, जैसे अपने यहाँ जो भारत में स्पेशली लिखे गए हैं, उन साहित्यों की बात की जा रही है। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, भागवत गीता वगैरह हो गया, तो ये देसी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ही आपने रामायण, महाभारत, भागवत गीता, पुराण, मनुस्मृति वगैरह इन सब का जिक्र किया, तो भैया 10-12 पुस्तक लिखो और उसके बारे में 10-10, अगर कम से कम 2-2, 3-3 लाइन एक के विषय में लिख देते हो तो आपका इसे 3-4 पन्ना आराम से भर जाएगा। उसके बाद विदेशी साहित्य में आप यहाँ अल बरूनी लिख दो, इब्न बतूता लिख दो, और जो विदेशी साहित्य आपको पुस्तक पता हो उसको लिख दो, तो देखोगे कि इन्हीं सबसे आपका ढेर सारा। फिर उसके बाद देखो अभिलेख तो यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन मुहर वगैरह जो है इसको छोड़ देना, आप सिक्के की जिक्र कर देना और उसके बाद अभिलेख की। इस तरीके से चार्ट तो आप बना देना, लेकिन क्या करना, इसका और इसका, जैसे मैंने आपको अरबों के सिक्कों के बारे में बताया था, तो उन्होंने दिरहम चलाया, ठीक है, दिरहम, उन्होंने दिरहम नामक, और मैंने खिलजियों का जब सिक्का बताया था तो आपको बताया था कि उसने जो है सिकंदर सानी के नाम से सिक्का चलाया, ठीक है, सिकंदर सानी, ठीक है, उसने जो है सिकंदर सानी के नाम से सिक्का चला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस तरह से चार्ट बना दोगे, ठीक है, ऐसे चार्ट भी बना देना और इस तरीके से डिफाइन कर देना। उसके बाद देखो चार्ट जब आप बना दोगे तो आधा ज्यादा पन्ना तो चार्ट ही ले लेगा। अब चार्ट भी बना दो आप, ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में विस्तारों से लिख दो, एग्जामिनरों खुश, नंबरों खुश और आपो खुश। तो इस तरीके से चीजों को जो है आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको कर लेना है। तो मैं आपके यहां पहुंचा था कि स्रोत के बारे में, ठीक है, स्रोत यानी कि मैंने कहा था कि इस विषय में आपको खुद से पढ़ाई कर लेनी है, और जिस तरीके से मैंने क्राइटेरिया बताया है इस तरीके से चीजों को आपको देख लेना है। जब इस तरीके से चीजों को देख लोगे तो आप पाओगे कि यहां तक जो है, ठीक है, यहां तक जो है आपका यहां तक का जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा ये सब चीज, ठीक है। यहां आपने अमीर खुसरो की थोड़ी बहुत चर्चा देख ली है, ठीक है, बर्नी की किताब वगैरह को पढ़ लिया। ये जो फजल है ये आप इसको पढ़ेंगे मुगल दरबार में।
लेकिन मैं इन पर कोशिश करूंगा कि सूक्ष्म छोटी सी चर्चा जो है इन पर रख दें। तो जो अगली क्लास आएगी वो इसी सूक्ष्म चर्चा पर रहने वाली है, ठीक है, इन्हीं पर। तो इस तरीके से यहां तक का जो है आज आप पूरा का पूरा कर लोगे, ठीक है। यानी कि जो आज आप पढ़ोगे भैया वो इसको सारा का सारा आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज जो आप देखने वाले हैं आज आपका यहाँ तक पूरा फिनिश हो जाएगा। खत्म भैया खत्म, इतना तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब इसको बचेगा तो इसको तो थोड़ी सी चर्चा लगेगा, कब हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग तो जैसे इसका मटेरियल है तो इसका तो कहीं भी आप जैसे गूगल कर लेंगे तो बाबू बता देंगे कि भैया अमीर खुसरो ये फला फला है। इन अमीर खुसरो को तो मैंने बहुत बताया था, गीत गजल वगैरह सब सुना दिया था। तो इसकी तो चर्चा आप हो ही गई। ज्यादा से ज्यादा 50 शब्द पूछेगा या उससे ज्यादा पूछ ले, कुछ भी लिख डालो। इन सब के बारे में तो आपको बाबू बाबू बता देंगे, गूगलो बाबा। लेकिन इन सबको जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सोर्स लगाना पड़ेगा, कहीं इधर आंख फोड़ना पड़ेगा, कहीं उधर आंख फोड़ना पड़ेगा, कहीं कोई किताब उठानी पड़ेगी तो चीजें जाके मिलेंगी। लेकिन मैंने सभी जगह से इकट्ठा करके सारी चीजें बटोर ली हैं, ठीक है। इसमें आप उत्तर लिखने लायक तो हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज और जो आप लोग प्रायः करते हो, इस समय आपका परीक्षा नजदीक है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि नोट्स मत बनाना। अब कुछ लोग होंगे, अरे गुरु जी बहुत अच्छा अच्छा, अरे डिजाइन में रंग रंग के लेके आए हैं, कलर कलर कलरफुल लेकर आए हैं, लाओ इसको जस का तस उतार लेता हूँ। गधा हो तुम, इसको बिल्कुल भी मत उतारना। केवल आप देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी इसी क्लास को 2-3 बार देख डालो। लेकिन जो है अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको घाटा ही होगा। घाटा क्यों होगा? क्योंकि आप सारी चीजों को उतारोगे और उतारोगे फिर उसको रट्टा मारोगे। इससे अच्छा क्लासवा को 2-3 बार जब देख लेते हो तो आप पाते हो कि हमको बहुत चीज जानकारी मिल गई, ठीक है। यही वीडियो ना जब आप चलाए रहोगे उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठोगे, अच्छा 2-3 बार वीडियो देख ली, अच्छा अच्छा ये स्लाइड में गुरुजी ये चीज बताए थे और ये बताए थे और इसको ऐसे नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप माइंड को जो है ठीक ठाक बनाए रखो। नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है, नहीं तो मूर्खता की परिभाषा गढ़ोगे बच्चा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेपर आपका नजदीक है। जैसे अगर 2-3-4 महीना रहे पेपर तो आप 1 महीना नोट्स बनाओ, 1 महीना 2 महीना उसको रिवाइज कर डालो, तब हो जाएगा। लेकिन 6-7 दिन बचा है पेपरा को और तुम अभी से चलो नोट्स बनाने लगो पेपरा तक, तुमको यही नहीं पढ़ना है, तुमको बहुत सारा पढ़ना है और ढेर सारा पढ़ना है। 4 ठो पेपर है, कितना है? 4 ठो। चारों को तुम्हें पढ़ाई करना है। तो इसलिए आपको नोट्स मत बनाना, ये मेरा सजेशन है, मान लेना। मान लेना बच्चों। देखिए यहाँ जो आपने उसमें देखा था कि इतिहास क्या है, आपके सिलेबस में कहा था कि बता बाबू जो इतिहास है वो क्या है, ठीक है। ये कह रहा इतिहास क्या है, तो हम उनको बताएंगे कि भैया इतिहास जो है, देखिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, ठीक है। जो हिस्ट्री शब्द है, ठीक है, हिस्ट्री शब्द ये यूनानी ग्रीक, ठीक है, यूनानी ग्रीक हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि खोज आदि इत्यादि से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। तो ये चीजें आप उनको बता दीजिएगा। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है, ठीक है। अब देखिए आप इतना लिखने के बाद एक ठो परिभाषा दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटू सा परिभाषा है और मैंने बहुत
ढूंढ के बाबू इसको खोजा है, ठीक है, बहुत जगह इसको ढूंढना पड़ा, हर जगह जा जाके तब जाके मिला है, तब जाके ये स्लाइड जो है कंप्लीट हो पाई है। इसमें मैंने बहुत सारा टाइप का मटेरियल लगाया है, आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए छोटू सा एक आप उसमें लिख दीजिएगा कि ब्रिटेन के इतिहासकार, ठीक है, ब्रिटेन वहां के इतिहासकार E.H. कौर, ठीक है, E.H. कौर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का क्या नाम है तो कहोगे व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्या है। उन्होंने इतिहास क्या है नामक पुस्तक में इतिहास की परिभाषा दी है। और इतिहास की परिभाषा में क्या दिया है कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, ठीक है। इतिहास जो है, ठीक है, इतिहास जो है अतीत, ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, ठीक है, अनंत संवाद है। इस तरीके से ये आप पूरी की पूरी स्लाइड नोट करिए और नोट करने के बाद यानी कि याद कर लीजिए, और याद करने के बाद जैसे ही पूछे इतिहास क्या है वैसे इसको रख दो। अच्छा, हमसे पूछ रहे हो इतिहास, गुरु जी पहले पढ़ा दिए हैं, तो इस तरीके से। अब देखिए सुविधा के अनुसार इतिहास का विभाजन, यानी देखिए इतिहास का जो विभाजन हुआ है वह 3 तरीके से हुआ है। एक हो गया प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। सुविधा के अनुसार जो है हम पढ़ने के लिए क्राइटेरिया तय कर लेते हैं और उसी क्राइटेरिया के अनुसार हम कहते हैं हिया से लेकर हिया तक, ठीक है, हिया से लेकर हिया तक ये प्राचीन इतिहास है और यहां से लेकर वहां तक मध्यकालीन है और आगे से लेकर जो वर्तमान तक है यहाँ आधुनिक इतिहास मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आप भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास जैसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ जब आप करेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास और यहाँ आप आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे आप यही विश्व का इतिहास मान लो डिफाइन करो तो प्राचीन विश्व का इतिहास, यहाँ मध्यकालीन विश्व का इतिहास, यहाँ आधुनिक विश्व का इतिहास। तो आशा करता हूं चीजें इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना आप समझ लेते हैं, ठीक है, ये इतिहास को जो है सूक्ष्म यानी कि सुविधा के अनुसार, ठीक है, यानी हमें आसानी हो, ठीक है, पढ़ने में, तो इसलिए सुविधा के अनुसार हम इस तरह का डिवाइडेशन करते हैं। उसके बाद देखो अगर इतिहास की बात की जाए, ठीक है, यही मैं एक पन्ना और ले रहा हूं, अगर इतिहास की बात की जाए तो देखिए इतिहास को अगर भारतीय इतिहास को विभाजित किया जाए, भारतीय, ठीक है, भारतीय इतिहास को अगर विभाजित किया जाए, भारतीय इतिहास को, ठीक है, तो भारतीय इतिहास से पहले हमें एक बात और है उसको जान लेना चाहिए, ठीक है। इतिहास का विभाजन वो तो मैंने आपको जो पिछला बताया वो सुविधा के अनुसार है, उसके अलावा जो इतिहास है, इतिहास, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका प्राक इतिहास, ठीक है, फिर उसके बाद आद्य इतिहास, फिर उसके बाद इतिहास, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऐतिहास। तो इतिहास को इस प्रकार से भी इन भागों में बांटा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत के संदर्भ में जो इतिहास है प्राक इतिहास के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को देखेंगे, ठीक है, पाषाण काल को देखेंगे, यानी प्राक से आपका आशय है पत्थर, ठीक है, पत्थर, अर्थात जिस कालखंड की जानकारी हमें उसके उपकरणों द्वारा प्राप्त हो उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं।
इसके अंतर्गत अगर भारतीय परिदृश्य लिया जाए तो इसमें हमें पाषाण काल देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो है आपका, अगला है आद्य इतिहास। देखिए आद्य इतिहास को भी अगर भारतीय परिदृश्य से देखा जाए तो आद्य इतिहास जो है इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता आदि के नामों से जाना जाता है। अब आद्य इतिहास की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए आद्य इतिहास की जो परिभाषा है इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, यानी कि माइंड में रख लीजिएगा। आद्य इतिहास, ठीक है, जिस कालखंड की जानकारी में, ठीक है, जिस कालखंड को जानने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिले, यानी कि अभिलेख भी मिला हो, ठीक है, कुछ लिपि भी मिली हो, ठीक है, लेकिन लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया हो, ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार के स्रोत मिल रहे हैं, ठीक है, लिखित स्रोत भी और पुरातात्विक स्रोत भी, लेकिन केवल और केवल इसके अध्ययन में जो है पुरातात्विक स्रोत का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो लिखित स्रोत है यानी कि लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया हो, ठीक है, लिपि को पढ़ा ना गया हो। तो इस तरीके से आपका आद्य इतिहास हो जाएगा। और उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, जिस कालखंड की जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत से प्राप्त हो, यानी कि इसमें जो है आपका साहित्य भी उपलब्ध हो, ठीक है, साहित्य और पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक यानी कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिले और उसका दोनों का भरपूर जो है प्रयोग भी किया गया है। तो इसके बाद जो वैदिक एज है आपका, ठीक है, वैदिक, वैदिक से लेकर अब तक, वैदिक से लेकर अब तक जितने भी कालखंड हुए हैं, जितने भी आपके कल्चर चले हैं वह इतिहास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इतिहास के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। यानी कि इतिहास जो है, इतिहास को हम यहाँ 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। प्राक इतिहास जो कि अगर भारतीय परिदृश्य में लिया जाए तो इसके अंतर्गत पाषाण काल आपका आता है। और जब इसमें पाषाण काल आता है बाबू तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा यह होगी कि जिस कालखंड की जानकारी हमें उसके पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों से प्राप्त हो उसे प्राक या प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए दूसरे की बात करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को अगर भारतीय परिदृश्य से जोड़ा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता आती है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि जिस कालखंड की जानकारी यानी जिसके इतिहास लेखन में, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिले हों और लिपि भी मिली हो, ठीक है, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक और लिपि दोनों टाइप के स्रोत प्राप्त हों, लेकिन केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत का ही उपयोग किया गया हो, लिपि को पढ़ा ना गया हो, तो ऐसे के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल आपका आता है। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको क्या जानना है कि ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी के लिए हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत प्राप्त हो और उनका उपयोग भी किया जाता हो या किया गया हो, ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक कालखंड की संज्ञा देते हैं या ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। इतना हो गया। तो इतिहास को अब हमने 2 प्रकार से भी समझ लिया। उसके बाद देखो एक प्रकार और है, ठीक है,
जैसे अगर हम पठन पाठन की दृष्टि से देखें तो ठीक है, मैंने दो प्रकार से बता दिया, अब एक प्रकार और भी बता रहा हूं, आप इसको भी अगर जैसे आपको समझ में आए लिख डालिएगा। ठीक है, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतिहास को जो है हम कई भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कई भागों में, जैसे आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हो गया, उसके बाद आधुनिक इतिहास हो गया। ठीक है, आधुनिक के बाद ही जो है आपका आजादी के बाद, जैसे भारतीय परिदृश्य में अगर देखेंगे तब आजादी के बाद, उसके बाद देखो विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास को भी हम लोग इसी आधार पर डिफाइन करेंगे। इसी का एक पार्ट जो है आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये तो पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप केवल इतना ही करिएगा। ठीक है, जिसे प्राचीन इतिहास देख लेंगे, मध्य देख लेंगे, आधुनिक देख लेंगे और आजादी के बाद देख लेंगे। उसके बाद इसी का एक पार्ट है, इन्हीं सबको मिलाकर एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। ये पठन पाठन की दृष्टि से, यानी पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से आप इस तरीके से भी इतिहास को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइन यहां दिया गया है, इतिहास अतीत के मानवीय क्रियाकलापों और सामाजिक संबंधों को समझने की कोशिश है। अगर आपसे मान लो ऊ परिभाषा याद ना भई तो ई वाला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है तो आप इसको भी लिख डालिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मतलब वहां एक परिभाषा डाल दीजिए, यहाँ भी पूछे तो एक दूसरा आपका। ठीक है, जैसे कुछ लोग इसको याद कर लो, कुछ लोग उसको याद कर लो, तो जब दोहरा रहेगा, एक ही जगह से पढ़े हो और दो अलग अलग लिखोगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा बाबू तुम बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आ गए, यानी जो मटेरियल यूज किया है अच्छा यूज किया है। तो इतिहास जो है अतीत के मानवीय क्रियाकलापों और सामाजिक संबंधों को समझने की कोशिश है। उसके बाद भी देखिए, अब यहाँ जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहासकार जो होते हैं उन्हें इतिहास लिखने के लिए क्या क्या अवधारणाएं वगैरह और क्या क्या चीज जानकारी वगैरह रखनी चाहिए, तो इन सब विषयों की बात यहाँ की जा रही है। देखिए, इतिहासकार जो है अपने वर्तमान से प्रभावित रहते हैं और यही वर्तमान का प्रभाव उन्हें सीमाबद्ध करता है, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य जो है अतीत की सच्चाई स्थापित करने का ही रहता है। ठीक है, काल्पनिक अतीत की तस्वीर बनाने का नहीं। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वह इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, अतीत का जो इतिहास है उसकी सच्चाई लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके जो सच्चाई है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई कपोल कल्पित कल्पना की चर्चा करते हैं। ठीक है, वो लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग जो इतिहास लिख रहे हैं वह कल्पना कर दें कि नहीं इतिहास में जादूगर था, जादूगर जादू मारता था, इतिहास लिख उठता था। तो इस तरह से कल्पना जो है नहीं करना चाहते। इतिहास इसकी कल्पना नहीं करता कि क्या हुआ होगा, बल्कि यह जानने का रास्ता बनाता है कि अतीत में संभवतः क्या हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको देखना है। इतिहास घटनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण ही नहीं, हालांकि कहानी के जैसे इतिहास में भी एक क्रमबद्धता मौजूद रहती है। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, जो आपका इतिहास है, ठीक है, इतिहास और कहानी, इतिहास और कहानी दोनों को जोड़कर, ठीक है, इतिहास और कहानी की तुलना करते हुए, दोनों से तुलना करके जो है आपका चीजें ये बताई जा रही है
कि इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही नहीं है, हालांकि कहानी के जैसे इतिहास में भी एक क्रमबद्धता मौजूद है। उसका एक प्रारंभ, एक मध्य भाग तथा एक अंत रहता है। ठीक है, इतिहास में भी एक क्रमबद्धता रहती है। ठीक है, उसका यानी कि जैसे कहानी में पहले शुरुआत रहता है, फिर मध्य रहता है, फिर अंत रहता है, उसी तरीके से आप यहाँ प्रारंभ, मध्य और अंत देखेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ कहानी देख रहे हैं, कहानी में आपको मिलेगा कि प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, मध्य हो रहा है और अंत हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप चीजों को देखिए। इतिहासकार की कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, यह भी व्याख्या और खोज का विषय है। ठीक है, यानी कि इसमें तुलना करके कहा जा रहा है कि यह भी जो इतिहासकार का इतिहास है वह कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कैसे आदि, जब इतिहास लेखन की बात की जाएगी तब ये चीजें आपको जो है उत्तर लिखने में थोड़ा मदद करेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्किप ना किया जाए। आगे, यही नहीं, इतिहास जो है अतीत की मानवीय घटनाओं को समझने तथा उसके कारण तलाशने की कोशिश भी करता है और इसके लिए अतीत की जो है मानवीय घटनाओं की व्याख्या करके उनके अर्थ समझने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आप देखिए, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, इसी पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आप मैसेज कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि ये वाली पीपीटी, वहां लिख दीजिएगा ये वाली पीपीटी मुझे चाहिए, तो मैं शेयर कर दूंगा और जब शेयर कर दूंगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी और इससे आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें लाया हूं और आप सभी को पूरा का पूरा जो है एकदम विस्तार से नहीं बताऊंगा, जो भी चर्चा लायक रहेगा केवल उन्हीं पर ही चर्चा करूंगा। ठीक है, अध्ययन के लिए जो है कर्ताओं के दिमागों में उतरने की जरूरत थी। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं। देखिए, अध्ययन के लिए कर्ताओं के दिमागों में उतरने की जरूरत थी। अधिकांशतः इतिहास आंशिक रूप से विज्ञान है और अंशतः कला। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें दी गई है। ठीक है, यहां कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपने जब सिलेबस देखा होगा तो वहां देखा होगा कि जो आपका इतिहास है, ठीक है, उसने कहा था, यानी सिलेबस जिसने डिजाइन किया था उसने कहा था कि इतिहास कला है कि विज्ञान है। ठीक है, इतिहास कला या विज्ञान, इतिहास कला है कि विज्ञान है। तो यहाँ देखिए, अध्ययन के लिए कर्ताओं के दिमागों में उतरने की जरूरत है। अधिकांश इतिहासकारों के लिए इतिहास आंशिक रूप से विज्ञान है और अंशतः कला। इतिहास के माध्यम से अतीत की घटनाओं के कारण खोजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां से जो है इतिहास जो है आपका विज्ञान और कला, ये चीज आप यहाँ से नोट करिए और ये स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि अगर मैं पूरा कराऊंगा इसी तरीके से तो क्लास की ड्यूरेशन जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें दिक्कत भी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी कह रहा है इतिहास क्या है, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है और अभी बहुत दिनों तक रहेगा, लेकिन यह निर्विवाद है कि इतिहास अतीत का लेखा जोखा है। इस तरीके से चीजों देखे, मैं स्लाइड को लगाने के बाद हट जाया करूंगा, आप या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए एक सुविधा का मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जातक जातकों, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इतिहास के तत्व मिलते हैं, लेकिन कोई भी जानकार उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं मानता। ठीक है, हम जिन अर्थों में आज इतिहास को लेते हैं उन अर्थों में जो है भारत में इतिहास बहुत बाद में लिखा जाने लगा। तो ये आगे भी चर्चा दी गई है, आप सभी आराम से देखिएगा। फिर देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार यदि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया होता तो उसके शासन के अंतिम दिनों को स्वर्ण काल कहा जाता।
तो ये चीज आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरी ओर ऐसे इतिहासकार हैं जो इतिहास दर्शन और इतिहास के वैचारिक आधार को या तो नजरअंदाज करते हैं या उसको महत्व ही नहीं देना चाहते। सीधी बात यहाँ मिलाकर कही जा रही है कि जैसे जो है इतिहासकार का माइंडसेट रहता है उसी प्रकार से इतिहासकार इतिहास भी लिख डालता है। अगर इतिहासकार के मन में पूर्वाग्रह है तो वो पूर्वाग्रह के बारे में ही बताएगा। जैसे देखिए उदाहरण मैं देना चाहता हूं अपने नेताओं से, जो हमारे नेता लोग हैं, ठीक है, नेता लोग अलग से एक पन्ना लेते हैं, ठीक है। हमारे नेता लोग जो हैं, एक वह हो गया पक्ष हो गया और दूसर का हो गया विपक्ष, ठीक है, विपक्ष। अब देखिए अभी जो पक्ष है ई पे तीर मारेगा और ई वाला जो है ई पे तीर मारेगा, ठीक है, दोनों आपस में तीर मारेंगे। अब इन दोनों में से अगर कौनों को इतिहास लिखने की दे दिया जाए तो ई जो चोट्टा है ई बताएगा ये खराब आदमी था, इसका इतिहास ग्रंथ खराब है, इसने लिखने के लिए ये चीज नहीं उपयोग किया। ई चोट्टा जो है इसको कहेगा कि ये चीजें इतने दिन से इतिहास लिख रहा था, ये इतिहास नहीं लिख पाया, इसका इतिहास खराब है, इसका लिखने का, ये पढ़े लिखा नहीं है, अनपढ़ है तो लिख नहीं पाएगा। ये इसको अनपढ़ कहेगा, इसको अनपढ़ कहेगा। तो इस तरीके से जो पूर्वाग्रह है वह बन जाएगा, ठीक है, पूर्वाग्रह बन जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर व्यक्ति ग्रसित है तो इतिहास में जो है वह चीजें झलकेंगी, ठीक है, वह चीजें झलकेंगी। तो ये जितना भी पोथा आपको दिया गया है इस पोथे का कहने का तात्पर्य जो है वही है, ठीक है। अतना पोथा जो दिया गया है सारा घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। जैसे अभी कोई हिंदू धर्म वाला है और वो मुस्लिम धर्म का विरोध करता है तो जब अपन इतिहास लिखेगा तो हिंदू धर्म को इतना बढ़ चढ़ के बताएगा कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। लेकिन जब वह मुस्लिम धर्म के विषय में चर्चा करेगा, जिक्र करेगा तो उसकी जो है आलोचना करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस तरीके से जो इतना पोथा मैं दे रहा हूं आप सभी आराम से ये मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चाहे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और चाहे तो आप ऐसे में इसको लगाने के बाद पीछे हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब इतना कर लेते हैं तो इस सब चीजों को आराम से पढ़िएगा। देखिए स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक विशेषकर स्कूलों के स्तर पर गलत ढंग से दी जाने वाली इतिहास की शिक्षा आज भी विद्यार्थियों को इतिहास जो है महापुरुषों की गाथा या चमत्कारी घटनाओं का क्रम लगता है, ठीक है। उसे भारत मिलाप या 26 जनवरी की परेड की झांकियां एक तरह का तमाशा देखने का मजा आता है। तमाशा तो तमाशा होता है, उसे कहना पड़ता है कि कौन शासक महान हुआ, कौन सा काल स्वर्ण काल था, किस राजा का परिवार दरबार कैसा था, कितना लड़ाइयां, कितनी संधियां। इस इतिहास में वह अपने को, अपने जैसों को नहीं देखता, वह अंत तक जो है नहीं जान पाता कि वह उन तथ्यों को क्यों पढ़ रहा है। अगर वो परेड कर रहा है तो काहे कर रहा है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, ये सब चीजें जो है वह जान नहीं पाता है। जब जान समझ नहीं पाता है तो वह चीजों को कैसे करेगा बाबू, जब कैसे नहीं कर पाएगा तो ये चीजें आप देखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए कहीं कहीं किसी को इसमें कहीं दिया गया है, मैं पढ़ रहा था देखा था कि हिस्ट्री जो है किसी किसी को लगता है कि हिस्ट्री बेवफा है आदि सब चीजें इसमें बीच बीच में दी गई हैं। तो इसको जब बीच बीच में पढ़ोगे तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा, ठीक है, तो मजा ले लेके पढ़िएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इतिहास संबंधी सुरुचिपूर्ण सरल और प्रासंगिक लेखन का अभाव है। अधिकांशतः इतिहास पुस्तक को उठाइए तो उसमें बस नाम और तिथियां नजर आएंगी, ठीक है, नाम और तिथियां। जैसे कुछ लोग तो मैं जब पहले पढ़ाता था तो बड़ा मजा आता था। अब टीचर आएगा आराम से, अब आप भी मतलब उसी में रहते हैं। टीचर आया, अकबर की माई का नाम, बाबू का नाम, नाना का नाम, मौसी का नाम, पूरा खानदान पढ़ा देता।
और एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन सीधा सीधा 20 से निकाल लेता है कि दीन इलाही संबंध किससे है। ठीक है, एग्जामिनर अपनी गाड़ी जो है पतली गली से निकाल लेता है, और आप जो चोट्टा लोग जो हो उनका पूरा खानदान पढ़ोगे, माई मौसी नानी सब पढ़ते चले जाओगे, लेकिन काम क्या, कुछ नहीं। क्या करोगे, फालतू जानकारी लेकर फालतू तथ्यों का बोझा लाद कर कुलीगिरी करने से अच्छा है जो चीज पढ़ो, एग्जाम आपको टारगेट करो, एग्जाम निकालो बस। आपको ज्ञानवान लेने की जरूरत नहीं, आपको नौकरी चाहिए, केवल नौकरी के पीछे भागिए। अब देखो यहाँ मैं नौकरी के पीछे भागने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अब कुछ लोग होंगे कहेंगे नौकरी के पीछे मत भागो, खुद में काबिलियत लाओ, नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी। अबे ये सब नाटक है सिर्फ केवल, ठीक है, ये सब आपको सिर्फ आपके मन को बहलाने के लिए ये शब्द कहे जाते हैं। देखो समाज को जब जब मौका मिलेगा, लोगों को जब जब मौका मिलेगा, तब आपका पैसा देखेंगे, ठीक है, आपकी औकात देखेंगे, आपकी जाति देखेंगे, ठीक है, आप किस ओहदे पर हैं ये चीज देखेंगे, ठीक है। अगर देखो बहुत लोग कहते हैं आपको कि मार्क्स की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, एमए में कोई भी परसेंट लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सबसे पहले वही लोग फोन करेंगे कितना परसेंट आया, और रचिक परसेंट जो है अगर कम रहे कहेंगे बहुत कम परसेंट बना है। तो इस तरीके से, तो इसलिए नौकरी के पीछे भागो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग कहेंगे नौकरी के पीछे मत भागो, वही बाद में अगर सफल नहीं रहोगे ना तो वही लात मार के भाग लेंगे आपको। ये चीजें आप ध्यान में रखे रहिएगा। और देखिए दूसरी बात यह है कि जनता को केंद्र में रखकर इतिहास अभी हाल ही में लिखा जाना शुरू है, लेकिन जनता के लिए इतिहास कहाँ है। यहाँ कह रहा है जनता को केंद्र में रखकर, ठीक है, जनता को एकदम टॉप पर रखकर तो इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन जनता के लिए जो इतिहास है वह कहाँ है। तो ये सब सारी चीजें देखिए, जैसे विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ने वाले छात्रों में कमी हो रही है, ठीक है, आजकल देखो इसी तथ्यों की भरमार, इसी सब चीजों की मारा, तथ्य रटना पड़ेगा, आदि रटना पड़ेगा, इन्हीं सब के लिए जो है विद्यार्थी जो है हिस्ट्री वगैरह लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस अंबार के नीचे दबा इतिहास कराह रहा है, यानी इतिहास जो है खुद घायल है, कह रहा है कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। एक विदेशी इतिहासकार ने भारत की इतिहास पुस्तकों को टेलीफोन की डायरेक्टरी कह दिया, ठीक है, एक विदेशी इतिहासकार है, उसने जो है भारत के इतिहास को टेलीफोन की डायरेक्टरी कह दिया। क्या गलत कहा था, लेकिन डायरेक्टरी का तो एक इस्तेमाल है, जैसे बोरे में आलू भर देते हैं वैसे ही इतिहास के पुस्तकों में जो है तथ्य और जो है क्या बोलते हैं तिथियां ठूस ठूस कर भर दी जाती हैं। आपको बहुत सी पुस्तकें मिलेंगी जो इतनी मोटी मोटी हैं बिना काम की, उसमें इतना तथ्य भर दिया गया है कि जब अनजान विद्यार्थी, यानी कि जिस विद्यार्थी ने कभी पढ़ा ना हो, तैयारी ना किया हो, उस विद्यार्थी के हाथ जब लगती है वह किताब, तब उस विद्यार्थी को लगता है कि इसमें से मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, क्या मेरे परीक्षा के लिए जरूरी है और क्या नहीं। वह इसी चक्कर में किताब ले तो लेता है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता, और पढ़ता है तो उसका जो डायरेक्शन है वह गलत दिशा में जाता है और वह परीक्षा को फेल कर जाता है। इन सब चीजों से आपके सिलेबस में ये इसलिए लगाया था कि आप इन सब चीजों को समझ सको, ठीक है। कुछ देशों में इतिहास की इतनी लोकप्रिय पत्रिकाएं निकलती हैं कि उन्हें भी सामान्यतः पाठक उसी रुचि के साथ खरीदता है जिस रुचि के साथ मनोरंजन करने वाली पत्रिकाओं को, ठीक है। इनमें इतिहास के आधिकारिक जानकार लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं कि पाठक आकर्षित हो जाता है बाबू, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप देखिए, आगे देखिए, आगे और भी कुछ लिखा गया है। जब से मनुष्य चेतनशील हुआ है वह अपने अतीत में जहां उसके वर्तमान के स्रोत हैं दिलचस्पी लेता रहा। इस सहज रुचि के साथ उसके वर्तमान के स्वार्थ, उसकी मनोवृत्ति, उसके विचार और उसकी वर्ग चेतना की भूमिका जुड़ी होती है, इसलिए अतीत को वह अपने ढंग से देखता है, विवादों को जन्म देता रहा और उनका शिकार होता रहा। तो इस तरीके से चीजें
ठीक है। मैं तो बीच बीच में हट जाया करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी एक मौका दे दिया करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका है कारण कार्य संबंध तथा वस्तुनिष्ठता। ठीक है, आपके उसमें सिलेबस में पॉइंट दिया गया था कि हिस्ट्री की वस्तुनिष्ठता, कार्य संबंध और कारण, ये सारा कुछ आपके उसमें दिया गया था। तो इसलिए मैंने इसे जहां से उठाया और वहीं से लाके आपके यहाँ चिपका दिया। तो बाबू बहुत मेहनत लगी है, पढ़ लीजिएगा। कारण कार्य का संबंध दर्शाना इतिहासकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल मुद्दा है। ठीक है, यह जो है, यह भी काफी अचरज की बात है कि ज्यादातर व्यावसायिक इतिहासकार इस मुद्दे पर बातचीत और जो है चर्चा करने से बचते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से बचते हैं, और यहाँ तक कि मैं भी बच रहा हूं, और मैं इस स्लाइड को स्किप करके आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, E.H. कार, इन्हीं के पुस्तक के नाम को हमने अभी देखा था और इन्हीं की एक परिभाषा हमने पढ़ी थी। ठीक है, E.H. कार, इतिहास क्या है, यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है बाबू, नामक अपनी महत्वपूर्ण रचना में यह समझाने की कोशिश की कि इतिहासकार का कारणों से उसी प्रकार का रिश्ता जिस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों की खोज से, ठीक है, वह लिखते हैं कि कारण ऐतिहासिक प्रक्रिया को उसके, ठीक है, यहाँ जो कारण आपका शब्द है उसकी परिभाषा यहाँ दी जा रही है। ठीक है, कारण की परिभाषा, ठीक है, कारण की परिभाषा यहाँ आप दी गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कारण की परिभाषा है, इसको याद करिए, उठा के ले जाके एग्जाम में फेंक दीजिए। आगे देखो, इतिहास जो है आपकी, इसकी वस्तुनिष्ठता, यहाँ भी आपका ये चीज आ गया है, यहाँ भी आप चीजों को देखिएगा। देखिए, इतिहास में वस्तुनिष्ठता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन वस्तुनिष्ठता है क्या? ठीक है, देखिए, इतिहास में जो है वस्तुनिष्ठता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि इतिहासकार अतीत का वर्णन पूरी तरह तटस्थ भाव से, पूरी तरह उदासीन होकर अपने परिवेश, विचार, वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर करे। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठता जो है आपकी, यहां तक आप चीजों को देखिए। ठीक है, इतिहास में जो है वस्तुनिष्ठता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, लेकिन वस्तुनिष्ठता क्या है? तो वस्तुनिष्ठता जो है, आप यहां से लेकर यहां तक बताइए कि वस्तुनिष्ठता जो है उसका मतलब है कि इतिहासकार अतीत का वर्णन पूरी तटस्थ भाव से, पूरी तरह उदासीन होकर अपने परिवेश, विचारधारा, वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर करे। ठीक है, यानी कि जो इतिहासकार है, ठीक है, वह पूरी तटस्थ भाव से, उदासीन होकर, ठीक है, अपने परिवेश, विचारधारा और वर्तमान परिस्थितियां जो उसकी हैं उससे प्रभावित हुए बिना जो है अपना इतिहास की वस्तुनिष्ठता बताए। ठीक है, जैसे आप अभी मान लो मुश्किल में हो, ठीक है, तो आप उस मुश्किल का सामना करते हुए अगर आप कुछ चीज करते हो, तब ये चीज यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, आप उस मुश्किल का रोना न रोते हुए उससे ऊपर उठ जाओ, ये चीजें यहाँ इस प्रकार से कही जा रही है। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास तथा समाजशास्त्र, आपके सिलेबस में एक वो था, क्या बोलते हैं कि अन्य विषयों से संबंध। इतिहास का जो है, इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, अन्य विषयों से संबंध। ठीक है बाबू, इतिहास जो है, इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, अब यहां से आपका शुरू हो जाता है। अब देखिए, इतिहास और समाजशास्त्र का जो संबंध है वह क्या है? तो इतिहास तथा समाजशास्त्र का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। ठीक है, बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है।
इतिहास और समाज शास्त्र के बीच संबंध उनके विषय वस्तु से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, और देखिए इतिहास का जो संबंध है ना हर एक विषय से है। आप जो इतिहास है ना इसका संबंध मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, इसी आधार पर आप पूरा उत्तर कर सकते हो। देखो अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास जो है इतिहास का भूगोल से भी संबंध है। और भूगोल से किस प्रकार से संबंध है? ठीक है, जैसे आप भूगोल पढ़ते हो तो आप पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका इतिहास पढ़ोगे, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका इतिहास पढ़ोगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही उसका इतिहास पढ़ोगे, अंतरिक्ष आदि की जो उत्पत्ति है, जो संरचना है, सूर्य की संरचना आदि की, इन सब का इतिहास पढ़ोगे। ठीक है, कि ये सब कैसे उत्पत्ति हुए इनकी और कैसे कैसे ये सब बने। जैसे आप ये समाज शास्त्र पढ़ते हो, ठीक है, तो समाज का जो है प्राचीन इतिहास क्या था, आधुनिक समाज कैसा है, मध्यकालीन समाज कैसा है और वर्तमान का समाज कैसा है, तो ये चीजें आप इतिहास से जोड़कर बताओगे। और जैसे अगर इसे आर्ट एंड कल्चर से जोड़ो तो देखो पुराना कल्चर कैसे था, आज का कल्चर कैसे है, मध्यकाल में कल्चर कैसे था, तो इस तरीके से उसका संबंध आप दर्शाओ। और जैसे एक आध विषय और ले लो, पॉलिटी ले लो, तो संविधान कैसे बना, संविधान किस प्रकार से बना, उसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, उसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, हमें सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी, उसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, हमें अर्थव्यवस्था, हमने समाजवादी ही क्यों चुना, ठीक है, समाजवादी आदि क्यों चुना, क्योंकि उसका इतिहास क्या है, उसके इतिहास की जो महत्ता है उसके बारे में हम जानना है। उसको देखो किस तरीके से इतिहास का जो है हर विषय से, आर्थिक भूगोल वगैरह हर विषय से संबंध आपका जा रहा है। जैसे देखो आप आंतरिक संबंध वगैरह पढ़ोगे या आईआर वगैरह पढ़ोगे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जैसे भारत और चाइना का जो प्राचीन संबंध है वो कैसा है, वर्तमान में कैसा है और बीच में कैसा रहा, और अन्य देशों के साथ इसका भारत का संबंध कैसा रहा, किस प्रकार से रहा। तो देखो कहीं ना कहीं आपका हर जगह इतिहास, यानी कि इतिहास को आप हर विषय से जोड़कर लिख डालिएगा। आपके पास जितने भी विषय हैं सारा का सारा उसमें लिख डालिएगा। और मैं इतना जरूर कह देता हूं कि आप सभी ने अगर इतिहास विषय का चयन किया है तो आप पक्का जो है प्राचीन, मध्य, आधुनिक आदि इतिहास से एक दो बार जरूर परिचित होंगे। चाहे आप 12th में पढ़े हो, चाहे बीए वगैरह में पढ़े हो, तभी आपने इतिहास का चुनाव किया है। तो आपने पहले भी पढ़ा है, किस तरीके से चीजों को आप जोड़ दीजिएगा। मैं आपको रणनीति बता दे रहा हूं, बाकी चीजें आपको उपलब्ध करा दिया है। अब आप ये मत कहना कि मेरे पास मटेरियल नहीं था। ठीक है, तो यहां तक आपका ये हो जाएगा। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों समाज में मनुष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मानव समाज के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं। देखो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, ठीक है, ओवरऑल जानकारी दे दी कि क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आपको हर विषय को इतिहास से जोड़ देना है। ये चीजें आप जान गए। जब इतना जान गए तो मैं अब चीजों को स्किप करके आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, इतिहास नहीं, ये वही है समाज, ठीक है, समाज से संबंधित। देखिए इतिहास का जो है पुरातत्व ज्ञान से क्या संबंध है, ठीक है, जो इतिहास है इसका पुरातत्व विज्ञान से क्या संबंध है। तो पुरातत्व ज्ञान यानी कि मानवीय अतीत का उसके भौतिक अवशेषों के माध्यम से दिया जाने वाला अध्ययन है। तो इस चीज को आप देखिए और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे, अभी देखो मैंने आपको बताया था सिक्कों के विषय में, ठीक है, सिक्का, सिक्के का अध्ययन इतिहास की जिम्मेदारी है। ठीक है, सिक्कों का मतलब प्राचीन काल में सिक्का कैसे था, मध्यकाल में सिक्का कैसे था, फिर उसके बाद सिक्का कैसे था, वर्तमान में सिक्का कैसे है। ठीक है, तो सिक्कों का पूरा इतिहास आप इतिहास से जोड़ के बता डालो, बात ही खत्म। तो देखो कैसे कैसे जो चीज मैंने समझाया सारी की सारी बातें इसी तरीके से आ रही हैं। अब देखो इतिहास और अर्थशास्त्र मैंने इसको भी बता डाला। अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा जो है अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध जो है ज्यादा प्रत्यक्ष है। अर्थशास्त्र वास्तव में भौतिक उत्पादन का विज्ञान है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है या भौतिक उत्पादों का
आपका विज्ञान है, ठीक है, भौतिक उत्पादों का विज्ञान है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे विज्ञान ना भी माने तो लोग आर्थिक निर्णय लेते ही और उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते ही और विभिन्न आर्थिक संगठनों में जो है भाग लेते ही, जिनका वर्णन हमें अर्थशास्त्र की किताबों में देखने को मिलता है। इस तरीके से ये चीजें आप लिख डालिए। उसके बाद ये अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध ही यहाँ बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 20वीं सदी में ऐतिहासिक अध्ययन में गणना का उपयोग कंप्यूटर के आने से पहले ही हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो गणना पूछ रहा है, गणना और कंप्यूटर। आप बताइए गणना और कंप्यूटर के इतिहास के साथ इसको जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़िए कि इसके वजह जो है गणना और कंप्यूटर जब से आया तब से क्या क्या प्रगति हुई, यहाँ जोड़ दो तुरंत, ठीक है। जैसे भी कोई शब्द आए यहाँ जोड़ डालो। ये देखो कितना प्रतिशत, आप इसका इतिहास बता डालो, इसका बता डालो, इसका बता डालो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपका पेपर नजदीक है और मुझे जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना है और आगे भी अन्य जो है उनके लिए भी मैटर लेकर उपलब्ध होना है। तो इसलिए अभी हमें जो है थोड़ा बिजी रहना है और उसमें क्या बोलते हैं इसे एनसीईआरटी के बैच वगैरह, आरओ के बैच वगैरह भी लाने हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए। देखिए इतिहास और भूगोल का संबंध, इसके बारे में मैंने जो आपको बता दिया वही उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये देखो सामाजिक विज्ञान, आप सामाजिक विज्ञान का जैसे जिक्र आता है वैसे आप वहां पॉलिटी वगैरह सबको जोड़ डालिए, ठीक है। नागरिक शास्त्र हो गया आपका। अब देखिए ये चीजें उसी यानी कि भूगोल और इतिहास का संबंध ही यहाँ बताया जा रहा है। आगे देखिए वास्तव में भौगोलिक संदर्भ बिना किसी पेशेवर, ये भी भूगोल और इतिहास का ही संबंध है। आगे देखिए इतिहास और राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है, ठीक है। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का संबंध शायद अन्य सामाजिक विज्ञानों से ज्यादा प्रगाढ़ और पुराना है। ये चीजें आप इस तरीके से देख डालिए। स्लाइड थोड़ी ज्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी ही। अब राजनीति शास्त्र और इतिहास का ही संबंध यहाँ भी बताया जा रहा है। आगे देखिए मानव विज्ञान और इतिहास का जो आपका संबंध है, ये चीज यहाँ देखिए अब बताया जा रहा है आपको इतिहास के जो है लक्षण, इतिहास का संदेश और इतिहास का स्वर और क्रम, और ये एक इतिहासकार हैं इनके द्वारा जो बताया गया है उसकी कमियां क्या है, ठीक है। देखिए हीरोटोदस के मतानुसार इतिहास के 4 प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। पहला लक्षण है यह वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। दूसरा इन्होंने बताया यह मानवीय विधा है, अर्थात इसका उद्देश्य मानव कार्यकलाप का अध्ययन करता है। तीसरा इन्होंने बताया यह तर्क संगत विधा है, इसके निष्कर्म और तथ्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं। यह शिक्षाप्रद विद्या है, अर्थात इसका कार्य अतीत के आलोक में भविष्य की खोज करना है और मनुष्य को मार्ग की वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप पढ़ डालिए। आगे देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा, ये भी चीजें आप पढ़ डालिएगा। इसमें प्रकृति और विश्व का अस्तित्व वगैरह सब कुछ डिफाइन किया गया है। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन, ठीक है। मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास लेखन हुआ है उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन का अध्ययन केवल, मैंने दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको कुछ लेखकों, इतिहासकारों आदि की चर्चा की है। मैंने सिक्के, स्रोतों आदि की भी चर्चा की है, ठीक है। प्रशासन आदि की चर्चा की है, तो उसमें किसी किताब का जिक्र करके प्रशासन वगैरह का हेडिंग सब इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो मूल स्वरूप। अब देखो मैंने आपको मिनहाज ए सिराज के बारे में बताया, उसकी पुस्तक तबकात ए नासरी थी, मैंने आपको सेकंड पेपर के दौरान पढ़ा दिया, ठीक है।
मेरे सेकेंड पेपर के पढ़ाने से आज से ये हुआ फायदा, ये हुआ कि यहाँ चीजें आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और मैं बता भी दे रहा हूँ कि ये चीजें मैंने वहां पढ़ाया था और आप यहाँ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिराज की जो किताब है उसके विषय में यहाँ चर्चा दिया गया है, उसके इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसने किस आधार पर ग्रंथ वगैरह लिखा है, इतिहास को लिखा है। आगे देखो, उसी ने जो है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के काल में पहुंचकर वह वंशीय इतिहास की अपेक्षा वार्षिक वगैरह ये सब। फिर उसके बाद देखो मैंने बरनी भी पढ़ा दिया है, ठीक है। बरनी पढ़ा दिया, बरनी की घटनाओं की एक समय में ही जुटाने की समस्या का सामना नहीं है वगैरह वगैरह करके। और देखिए ये बरनी की किताब मैंने वहां भी बता दिया था, तारीख फिरोज शाही, जो जो यहाँ वर्णन किया था, इस प्रकार से चीजें आप सरलतम अपने अनुसार लिख डालिए, ठीक है। जो चीज मैंने वहां बताई थी वो चीज यहाँ लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसकी भाषा जो है थोड़ा जटिल है, आप सबके समझ के बाहर है, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सरल चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए मुगल कालीन भारतीय इतिहास लेखन, ठीक है, मुगल कालीन भारतीय इतिहास लेखन वगैरह आप देख लीजिए। जैसे बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी वगैरह लिखा है, ठीक है, तुर्की भाषा में, तो उसका भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं, हुमायूंनामा की जिक्र कर सकते हैं, और फजल जो है उसके विषय में यहाँ बता सकते हैं, फैजी वगैरह हैं उनके विषय में, उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में बता सकते हैं। और जैसे आप फजल को बताएंगे तो उसमें दीन इलाही वगैरह को डाल दीजिए कि उसने ये चीजें उसमें बताई है, तो सारा चीज आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतिहास के दृष्टिकोण, ठीक है, इतिहास के जो दृष्टिकोण है ये धार्मिक दृष्टिकोण, ठीक है। फिर उसके बाद इतिहास में जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है, कार्ल मार्क्स के सहयोगी और फ्रेडरिक एंजल ने सबसे पहले मार्क्स को इतिहास का नया नजरिया और सिद्धांत खोजने का श्रेय दिया। इस तरीके से चीजों को आप देख लीजिए। जो आगे की स्लाइड में है उसके विषय में मैं थोड़ा चर्चा कर दूंगा, ये सब चीजें आप देख लीजिए, ठीक है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, जो चीज यहाँ दी गई है सब आपका सिलेबस में ही है। तो इस तरीके से चीजों को आप देखिए। आगे जब बढ़ेंगे, देखिए इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। और देखिए ये सावर्टनवादी दृष्टिकोण, ठीक है, आगस्टन, सावर्टन, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत आदि आप देखेंगे, ठीक है। अगर कहो तो आप, मैं यहाँ से आपको जो है कल पढ़ा दूं, कल पढ़ा दूंगा, तो यहाँ से आपका काफी चीजें और चीज बता दूंगा, ठीक है। इतिहास अतीत की घटनाओं और मानवीय प्रयासों के संबंध से, घटनाएं तथा मानव प्रयास, दिशा अवस्थाओं, मान्यताओं और प्रथाओं के विकास, साथ ही अंतर गठित हैं, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा बच्चा। ये देखिए अब यहाँ स्रोत के प्रकार बताए जा रहे हैं, देखिए यहीं कहीं आपको दिया होगा, देखिए पुरातात्विक, पूरा लेखीय सामग्री, पूरा लेखीय सामग्री, ये क्या क्या सामग्री थी ये भी चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। केंद्र सरकार के पूरा लेख, केंद्र सरकार के क्या क्या पूरा लेख हैं, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका अगला जो आपका पेपर है उसमें है, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है आपका उसमें आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया वगैरह में लगा हुआ है। आगे देखिए राज्य सरकारों के पूरा लेख, ठीक है, ये चीजें हो गई। और फिर प्रेसिडेंटी वगैरह ये सब चीजें आप एक बार देख लीजिएगा एक राउंड, बस चीजें आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे न्यायिक अभिलेख हो गया, ये सब चीजें, अन्य यूरोपीय कंपनियों के पूरा लेख, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने के लिए ये सब चीजें देख लीजिएगा। प्रकाशित अभिलेख क्या है, निजी पूरा लेख क्या है,
विदेशी संग्रहालयों की पूरा लेख वगैरह, ठीक है। जीवनी, साहित्य, स्मरण, यात्रा, वृत्त वगैरह, ये सब चीजें देख लीजिएगा। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं। और देखिए ये मौखिक प्रमाण है आपके, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सृजनात्मक साहित्य, ये चीज आप देख लीजिएगा। अगला है चित्रकला, ये सब चीजें एक बार देख लीजिएगा। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास के जो है प्रमुख उपागम, ठीक है, उपागम, उपागम, ये चीज आप, ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है उपागम वगैरह। तो ये सब चीजें मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा, तो चीजें आप, ठीक है, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ आपके सिलेबस में राष्ट्रवादी उपागम है, और आप ही के सिलेबस में जो है ये मार्क्सवादी उपागम है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ लास्ट में भी बता दे रहा हूँ, इसकी जो है मैंने कुछ चीजें बता दी हैं, सारी चीजें लगभग बता दी हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। समय कम है और मुझे भी क्लासों को समाप्त करना था, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, ज्यादा थोड़ा लंबी हो जाती क्योंकि 76 पेज के आसपास है, ठीक है, 76 पेज के आसपास है। अगर मैं 76 बताऊं तो कम से कम आपका 3-4 हफ्तों का टाइम लगे, तो इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊं, और वैसे अगर एक ही क्लास में इसको खत्म करना ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लेगा ये टॉपिक, क्योंकि चीजें आपकी बहुत जटिल हैं और सबको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये किया कि ये इतना पन्ना का है, इससे अच्छा आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको भी ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा। तो चीजें इस तरीके से हैं। आशा करता हूं आपको यह क्लास पसंद आई, ठीक है। अब जो पहला पेपर है आपका पेपर 1, पहले पेपर का मैं हो सकता है एक आध क्लास और लेकर आऊं, एक आध 2 क्लास जितना भी होगा मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपका अब अगला पेपर शुरू करूंगा, उसको भी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में पूरी जो है खत्म हो जाए, ठीक है। पेपर आपका जो 2 पेपर और बचा है, ठीक है। अभी आपके जो है 3rd और 4th पेपर बचे हैं, तीसरा और चौथा पेपर, ठीक है। तीसरा और चौथा पेपर आपका अभी बचा हुआ है, तो कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियो में इसको भी निपटा दिया जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, और चीजें जब समझ में आई होंगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे भेजें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।